तो एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत करने से पहले एपिसोड नंबर 2 को थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं। तो जैसे कि आप सभी को याद ही होगा कि लास्ट एपिसोड में तेंजिरो और नेजुको दोनों ही माउंट सागरी के लिए निकल चुके थे और तभी रास्ते में एक टेंपल आया था। तेंजिरो को टेंपल के अंदर से ब्लड की स्मेल आ रही थी। तेंजिरो टेंपल के अंदर गया था ये देखने के लिए कि किसी को चोट तो नहीं आई है, पर जब तेंजिरो टेंपल के अंदर घुसा था तो उसने देखा था कि वहाँ पे एक डीमन है जिसने कुछ लोगों को मार दिया और उन्हें खा रहा था। और उसके बाद उस डीमन ने तेंजिरो पे अटैक कर दिया था, पर नेजुको ने तेंजिरो को बचा लिया था और दोनों सुबह होने तक जैसे तैसे सर्वाइव कर लेते हैं और सुबह होते ही डीमन सनलाइट के कारण मर जाता है। और हमने ये भी देखा था कि सुबह होने के बाद वहाँ पे मास्टर उरोकोदाकी भी आ चुके थे और वो तेंजिरो से नाराज होता है क्योंकि सुबह होने तक भी तेंजिरो उस डीमन को नहीं मार पाया था। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें डीमन स्लेयर कॉप बनना है तो मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें ट्रेन करना शुरू करूंगा। इसके बाद मास्टर उरोकोदाकी तेंजिरो को एक पहाड़ के ऊपर लेके जाते हैं और जैसे ही दोनों ऊपर पहुंचते हैं मास्टर उरोकोदाकी कहते हैं अब तुम्हें पहाड़ से नीचे उतरना है और हाँ, अब मैं तुम्हारा सुबह होने तक इंतजार नहीं करूंगा। शुरुआत में तेंजिरो को लगता है कि इतना सिंपल सा टास्क, अच्छा अब मैं समझा। मास्टर उरोकोदाकी को लगा कि मैं इतने घने अंधेरे में नीचे तक नहीं उतर पाऊंगा, पर जब तेंजिरो मास्टर उरोकोदाकी द्वारा बिछाए गए जाल में फंसता है तब जाके तेंजिरो को असली टेस्ट के बारे में समझ आता है। लेकिन तेंजिरो जैसे तैसे सुबह होने तक मास्टर उरोकोदाकी के घर पे पहुंच गया था और एट द एंड मास्टर उरोकोदाकी तेंजिरो को स्टूडेंट के तौर पर सेलेक्ट कर लिए थे। तो ये तो था कि मैंने आपको एपिसोड शॉर्ट में बता दिया। अगर आप इसे डीप में देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो या मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहां जाके देख सकते हो। तो चलिए बिना कुछ समय खराब करे एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड नंबर 3 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर उरोकोदाकी तेंजिरो को डीमन स्लेयर के इतिहास के बारे में समझाते हैं। वो कहते हैं कि डीमन स्लेयर कॉर्प एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार द्वारा मान्य नहीं है। इस ऑर्गेनाइजेशन में सैकड़ों मेंबर है और ये सदियों से चलते हुए आ रही है और आज भी हम डीमन का शिकार करते हुए आ रहे हैं। पर यह आज तक रहस्य है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को चला कौन रहा है। डीमन ये आदमखोर होते हैं, ये इंसानों को मार के खा जाते हैं। किसी को नहीं पता कि ये पहले कहाँ आएंगे और कहाँ से आते हैं। डीमंस की क्षमता कमाल की होती है। इनके ये चोट पलक झपकते ठीक हो जाते हैं और अगर शरीर का कोई भी अंग कट जाए तो इनका बॉडी खुद ब खुद रीजनरेट हो जाते हैं। हर डीमन के पास अलग अलग शक्तियाँ होती है। डीमन को किसी खास तरह के स्वॉर्ड या सनलाइट से ही मारा जा सकता है। कुछ डीमन अपने शरीर के आकार को भी बड़ा कर सकते हैं। डीमन स्लेयर एक इंसान होता है। इनके पास डीमन के तरह कोई भी पावर नहीं होती। एक डीमन स्लेयर कॉप अपने मॉडल शरीर से सिर्फ अपने स्किल्स के काबिलियत पर लड़ता है और अगर इन्हें कोई चोट लग जाए तो डीमन के तरह इनके चोट जल्दी नहीं भरते और यदि इनके कोई भी अंग कट जाए तो इनके अंग रीजनरेट नहीं हो पाते, पर फिर भी डीमन स्लेयर कॉप लड़ते हैं केवल इंसानियत को बचाने के लिए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब मास्टर उरोकोदाकी तेंजिरो को ट्रेन करना शुरू करते हैं और तेंजिरो अपने ट्रेनिंग के शुरुआती समय से अपने डेली लाइफ को डायरी में नोट करता है और हमें दिखाया जाता है कि किस तरह तेंजिरो अपने ट्रेनिंग के समय को एक्सप्लेन करता है। तेंजिरो हमें बताता है कि वो ट्रेनिंग के शुरुआती दिनों में केवल पहाड़ से नीचे उतरा करता था और तेंजिरो धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरने में एक्सपर्ट हो गया और अब तो वो किसी की गंध को अच्छी तरीके से स्मेल कर लेता था। और तेंजिरो हमें ये भी बताता है कि किस तरह वो स्वॉर्ड लेकर पहाड़ से नीचे उतरा करता था, पर तेंजिरो स्वॉर्ड पकड़ के सही तरीके से उतर नहीं पाता था, जिसके वजह से तेंजिरो मास्टर उरोकोदाकी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाता था। अगली सुबह तेंजिरो हमें बताता है कि कैसे वो पहाड़ से नीचे उतरने के बाद स्वॉर्ड चलाने की प्रैक्टिस करा करता था। तेंजिरो ये प्रैक्टिस तब तक करा करता था जब तक उसके हाथों में पेन करना शुरू ना हो जाए। और तेंजिरो हमें ये भी बताया करता था कि एक सुबह मास्टर उरोकोदाकी ने मुझे बताया कि एक स्वॉर्ड पावरफुल होती है पर ये कमजोर होकर टूट भी जाती है। तलवार की डायरेक्शन और एक स्वॉर्डमैन जिस डायरेक्शन में पावर लगा रहा है दोनों सेम होनी चाहिए, नहीं तो तलवार टूट भी सकती है। इसके बाद तेंजिरो ने हमें बताया कि उसने एक दिन केवल गिरने का प्रैक्टिस किया था और ये प्रैक्टिस हर पोजीशन से अपने पैरों पे खड़ा होने की थी। उसके बाद फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिस दिन मास्टर उरोकोदाकी तेंजिरो को ब्रीथिंग टेक्निक सिखाते हैं। मास्टर उरोकोदाकी कहते हैं आज मैं तुम्हें वाटर ब्रीथिंग के सभी 10 फॉर्म सिखाऊंगा। और शुरुआत में मास्टर उरोकोदाकी तेंजिरो को बताते हैं कि किस तरह तुम्हें अपने पैरों को खोल लेना है और अपने ऊपरी हिस्से को ढीला छोड़ना है और एक लंबी सांस लेना है, पर तेंजिरो इसे सही तरीके से नहीं कर रहा था और काफी बार गलती करने के बाद मास्टर उरोकोदाकी तेंजिरो को मारा भी करते थे। और वहीं दूसरी ओर तेंजिरो हमें बताता है कि नेजुको को उठे हुए अब 6 महीने हो चुके हैं। मास्टर उरोकोदाकी ने एक डॉक्टर को बुलाया पर डॉक्टर ये बोल के चले गए थे कि नेजुको को इस तरह सा सोना नॉर्मल है। इसके बाद तेंजिरो नेजुको के प्रति अपनी फीलिंग बयान करते हुए कहता है कि ऐसा एक भी दिन नहीं बीता जिस दिन मुझे तुम्हारी चिंता ना हो। बस मुझे ये डर लगा रहता है कि किसी दिन मैं सो के उठूं और मुझे तुम मरी हुई मिले। और इतना कहते ही तेंजिरो अगले दिन से और भी हार्ड प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। इसके बाद करीबन 1 साल के बाद एक ऐसा दिन आता है जिस दिन मास्टर उरोकोदाकी तेंजिरो को कहते हैं कि अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब ये तुम पे निर्भर करता है कि तुम नेक्स्ट लेवल तक जाना चाहते हो या नहीं। अगर तुम फाइनल
फाइनल सिलेक्शन में पास होते हो तभी तुम माउंट फाजिल पर जा पाओगे और अपनी आगे की ट्रेनिंग कंटिन्यू कर पाओगे। और ये सब मुझ पर डिपेंड करता है कि तुम माउंट फाजिल पर जाने के काबिल हो या नहीं। इसके बाद मास्टर उरुकादाकी तेंजिरो को एक बोल्डर के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं अगर तुमने इस बोल्डर को 2 हिस्सों में काट दिया तभी तुम फाइनल सिलेक्शन को क्लियर कर पाओगे। और इतना बोलते ही मास्टर उरुकादाकी वहां से चले जाते हैं। मास्टर उरुकादाकी के जाने के बाद तेंजिरो बहुत कोशिश करता है कि वो बोल्डर को काट सके, पर तेंजिरो अपने कोशिश में नाकामयाब होता है। तेंजिरो डेली बहुत प्रैक्टिस कर रहा था और शाम होते ही बोल्डर को काटने की कोशिश करना शुरू कर दिया था, पर अभी भी तेंजिरो बोल्डर को काट नहीं पा रहा था। तेंजिरो मास्टर उरुकादाकी द्वारा बताया गया सभी टेक्निक को रिपीट करा करता था और मुश्किल से मुश्किल प्रैक्टिस करा करता था। और अब ऐसा करते हुए 6 महीने बीत चुके थे, पर फिर भी तेंजिरो बोल्डर को नहीं काट पा रहा था। और एक दिन तेंजिरो के लाख कोशिश करने के बाद भी बोल्डर के ना कटने पर तेंजिरो बहुत उदास हो जाता है, लगभग अपनी हार मानने वाला था। और तभी तेंजिरो निराश होते हुए अपना सर बोल्डर से पीटने लगता है, पर तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है और ये आवाज साबितो की होती है। साबितो कहता है कि अगर तुम एक मर्द हो तो अपनी परेशानियों को खामोशी से हैंडल करो। इतना बोलते साबितो तेंजिरो पर अटैक कर देता है। इसके साथ कहता है कि तुम बहुत स्लो हो, कमजोर और नासमझ हो। तुमने 1 साल 6 महीने कुछ भी नहीं सीखा और खासकर टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग टेक्निक जो मास्टर उरुकादाकी ने तुम्हें सिखाया था, तुमने उन टेक्निकों को बस याद कर लिया। तुम्हारी बॉडी को ये नहीं पता कि उसे करना क्या है। और इतना बोलते साबितो तेंजिरो पर लगातार अटैक करते जा रहा था और बोले जा रहा था उठो, लड़ो मुझसे और मुझे दिखाओ कि तुमने इतने समय में क्या सीखा है। लड़ो मुझसे तेंजिरो। तेंजिरो साबितो से लड़ने का तो छोड़ो, तेंजिरो साबितो को अटैक को मुश्किल से ही डॉज कर पा रहा था। और इतने बोलते साबितो तेंजिरो के चेहरे पे मार देता है, जिससे तेंजिरो बेहोश हो जाता है। तेंजिरो में बताता है कि जब उसकी आँख खुली थी तो वो अपने पास एक लड़की को पाता है जिसका नाम मकुमो था। उसने बताया था कि मैं और साबितो दोनों मास्टर उरुकादाकी को अच्छे तरह जानते हैं। जब हम अनाथ हो गए थे तो मास्टर उरुकादाकी ने ही हमें पाला था और वो एक ही थी जिसने मुझे मेरे गलतियां और मेरे बुरी आदतों के बारे में बताया था और जिसने मुझे टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में बताया था। हालांकि मुझे उसके बातें समझ में नहीं आती थी क्योंकि माकुमो बड़े काल्पनिक रूप से बात करा करती थी, पर फिर भी मैं मुश्किल प्रैक्टिस करा करता था और दिन के आखिरी होने तक मैं केवल तलवार चलाया करता था, पर फिर भी मैं साबितो को नहीं हरा पा रहा था। 6 महीने तक तो नहीं, पर उस दिन जब मैंने साबितो को मुझसे लड़ने को कहा था, उस दिन साबितो अपनी असली तलवार लेके आया था और उस दिन पहली बार मेरी तलवार साबितो तक पहली पहुंची थी। मेरे तलवार ने साबितो के मांस को काट दिया था और वो पहला दिन था जब मैंने साबितो को हरा दिया था और वो पहला दिन था कि जब मैं साबितो से जीता था। साबितो को हरा देने के बाद उसके चेहरे पे खुशी थी, वो खुश और उदास था। इसके बाद साबितो वहाँ से चला जाता है और बगल में खड़ी मकुमो भी, पर मकुमो जाने से पहले मुझे ये बताते हुए जाती है कि जो तुमने किया उसे कभी भूलना नहीं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ से कोरा हटता है और तेंजिरो को दिखता है कि जिस तलवार ने साबितो के मांस को काटा था उसी तलवार ने बोल्डर को काट दिया है। और इसके साथ हमारा एपिसोड नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जाकर जल्दी से लाइक कर लीजिए और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के कंटेंट देखने के लिए। तो बस दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, शब खैर।